पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है जो पीछे रह गए हैं। यह शब्द शूद्र, पिछड़े और अतिशूद्र दलित जातियों से संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है। आज पसमानदा शब्द पसमानदा विचारधारा और आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। पसमानदा आंदोलन पोस्ट मंडल आंदोलन के रूप में 1990 के दशक में उभरा। यह मुस्लिम समुदाय के भीतर पसमानदा जातियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और हाशियाकरण की प्रतिक्रिया थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मूल के पसमानदा मुस्लिम समाज को उनके प्रबल राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिद्वंदी अशराफ समाज के वर्चस्व के विरुद्ध जागरूक एवं सचेत करना था। मुस्लिम समाज में अशराफ मुसलमानों का आगमन 3 चरणों में हुआ। सबसे पहले दक्षिण भारत में अरब व्यापारी आए, फिर अरबी आक्रमणकारी जिन्होंने सिंध को जीत लिया और अंत में तुर्कों का आक्रमण उत्तर भारत पर हुआ। तत्कालीन भारत का मुस्लिम समाज अपनी जाति के प्रति अत्यंत सचेतन था और निम्न जातियों को घृणा की दृष्टि से देखता था। भारतीय मुस्लिम समाज में पेशों की ऊंच नीच से अशराफ, अजलाफ और अर्जाल श्रेणियों का अवधारणा क्षेत्र तय होता है। अशराफ विदेशी मूल के मुसलमान जैसे शेख, सैयद, मिर्जा, पठान। अजलाफ भारतीय मूल के गैर सवर्ण जातियों से धर्मांतरित जातियां जैसे जुलाहा, मंसूरी। अर्जाल दलित वर्ग से धर्मांतरित जातियां जैसे नट, हलालखोर, धोबी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14.2% मुसलमान हैं, जिनमें शिया 3 से 4% और सुन्नी की आबादी 96% है। पसमानदा मुस्लिम आबादी के शिया और सुन्नी दोनों ही आबादी में 85% हैं। आज़ादी से पहले अंग्रेज शासन ने कुछ सुधार किए जिससे अशराफ जातियों में बेचैनी पैदा हो गई। इस दौरान सर सैयद ने पसमानदा मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से रोका और अल्लामा इकबाल लोकतंत्र का विरोध करते रहे। मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह व्यवस्था हिंदू समाज की तरह नहीं है। जाति व्यवस्था सामाजिक बहिष्कार के लिए अस्तित्व में आई एक प्रणाली है जिसमें हर जाति का एक निश्चित स्थान और पद होता है। ऊपर की ओर अधिकार और संसाधन होते हैं, जबकि नीचे की ओर केवल कर्तव्य होते हैं। सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति, समूह, जाति या समुदाय को समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है। इसलिए मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था को समझने के लिए यह देखना होगा कि किन जातियों को सारे अधिकार और संसाधन उपलब्ध हैं और किन जातियों को प्रभावशाली तरीके से सत्ता, ज्ञान और दौलत के दायरे से बाहर रखा गया है। पसमानदा डेमोक्रेसी में लिए गए साक्षात्कार से यह बात स्पष्ट होती है कि मुस्लिम समाज में रोटी बेटी के रिश्तों में जातिगत भेदभाव मौजूद है। कई जातियों के अपने अलग कब्रिस्तान हैं, जहां दलित मुसलमानों को दफन करने से भी कई बार रोका गया है। दलित मुसलमान तबकों के साथ कुछ इलाकों में छुआछूत प्रचलन में था। अंसार अहमद, हलालखोर, बताते हैं कि मस्जिद में उन्हें वजू, हाथ मुंह धोने की इजाज़त नहीं थी। वह अपने घर से वजू करके जाते थे या अपना बदना मस्जिद में साथ। वो दौर था जमींदारी का, जब तो उनको पैसा जो दिया जाता था, दुकान उस पर पानी गिरा के लेता था। मस्जिद का बदना नहीं छूने दिया जाता था। ये अपने बदने में अपना वजू बना करके मस्जिद में जाते थे। जगह होने पर भी पिछली सब में खड़े होते थे। मौलवी वगैरह जो थे वो इनको कलमा दरूद बताते नहीं थे कि हाँ नमाज का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है, दरूद क्या है, कलमा क्या है, वजीफ़ा क्या है, वो कुछ जानते भी नहीं थे। और मस्जिद में भी अल्लाह का घर और उसमें बदना अल्लाह का घर, अल्लाह का बदना, लेकिन ये बदना भी नहीं छूने देते कि इसमें वजू। और जब हमारे यहाँ कभी शादी ब्याह में मिलाद होता था तो ये हमारे यहाँ आते थे तकरीर करने, तो अल्लाह के नबी की वो तकरीर सुनाते थे जो फतेह मक्का के मौके पर कहा उन्होंने कि तकवे के एतबार से एक दूसरे से अफजल और बेहतर है। जब हमारे यहाँ हमारा मुर्गा खा के जब तकरीर देते थे मौलवी सैयद साहब, और जब सैयद साहब अपने घर जाते थे तो बिरादरी के नाम पर अफजल और बेहतर, हम बिरादरी के नाम पर बदतर और बदतरीन। अंसार साहब बताते हैं कि जब उनके घर की औरतें जमींदारों के घर उनका पैखाना उठाने जाती थीं
तो ज़मींदार की औरतें कहती थीं कि ए बहनी, कल क़यामत के दिन जौन हथवा से तपैखाना उठावती ऊ हथवा का अल्लाह ताला सोने का कर दियन। उत्तर प्रदेश के सरायमीर जिले के फतनपुर गांव में धोबियों को मस्जिद के आगे की सफ़ों में खड़ा करने से रोका गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, जिसे धोबियाने की मस्जिद कहा जाता है। आज हम सरायमीर के गांव फतनपुर में मौजूद हैं। ये वकार भाई जो पसमानदा महाज के जो महासचिव है उनका गांव है, और आज हम उनके गांव में उनकी मस्जिद, जिसको धोबियाने की मस्जिद कहा जाता है, उसके सामने हम खड़े हुए हैं। और यहाँ भाई आपका नाम? जीशान। आप इसी गांव के हैं? जी, थोड़ा सा इसको बताइए कि मस्जिद, जैसे वकार भाई बताते थे कि मस्जिद बनने का जो इतिहास ये रहा है कि मियाने की यहाँ पे कोई मस्जिद है, उसको भी आप मुझे दिखाइएगा। तो वहाँ पे पहले आपके जो पुरखे थे, अब धोबी समाज से हैं ना आप भी? हाँ, तो धोबी समाज के लोगों को पहले वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते थे, तो उसके खिलाफ जाके ये मस्जिद बनी थी। ये सच बात है? ये सही है। अच्छा, तो फिर अभी भी बता रहे थे कि बहुत से अभी तो कोरोना से पहले की बात बता रहे थे वो, कि कोरोना से पहले जब वहाँ अभी तक इस मस्जिद में मियाने की, मतलब कि वो शेख और सैयद जाती है, वो नमाज़ पढ़ने नहीं आती है। आज भी नहीं आती है। आज भी नहीं आती। समाजशास्त्री अरशद आलम ने अपने लेख एनालाइजिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द पसमानदा मुस्लिम महाज में लिखा है कि हलाल खोर समुदाय के सदस्यों को मस्जिदों में प्रार्थना करने की अनुमति देने से इनकार किया जाता है। एक मस्जिद के इमाम तौफीक अहमद शिकायत करते हैं कि उनकी मस्जिद में धन की कमी रहती है और वे मरम्मत और रखरखाव नहीं कर पाते हैं, जबकि अशरफों की मस्जिदों को ऐसे मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधि के सवाल पर जब कोई पसमानदा चुनाव लड़ता है तो उसे जाति के आधार पर देखा जाता है, और जब अशराफ चुनाव लड़ता है तो उसे कौम से जोड़कर बताया जाता है। मुस्लिम जनता को बताया जाता है कि क्यों तुम दर्जी, हलाल खोर, नट, पमारिया आदि को वोट दे रहे हो। उनका न कोई बैकग्राउंड है, न ही कोई तालीम है इनके पास। यह लोग विधानसभा संसद में बैठकर क्या करेंगे? चुनाव में नारा लगाया जाता है, अल्लाह मियाँ की मर्जी, चुनाव लड़े दर्जी। कहेगा कहिए देखा अल्लाह की मर्जी, चुनाव लड़े दर्जी। अरे अल्लाह की मर्जी। अच्छा, फफ्तियाँ भी आप लोग फफ्तियाँ भी कसते हैं। अच्छा है, ये अल्लाह मियाँ की मर्जी है कि चुनाव न लड़े, ये अल्लाह मियाँ की मर्जी है कि तू चेयरमैन साहब कहलाओ। इस तरह की भी हरकत करते हैं। जब कोई पसमानदा चुनाव लड़ता है तो उसको बिरादरी से देखा जाता है, और जब कोई अशराफ चुनाव लड़ता है तो उसको मुसलमान की, वो सब पूरी कम्युनिटी मुसलमान पेश करती है। अच्छा। अरे भाई क्या एक मुसलमान लड़ रहा है, तुम क्या लड़ रहे हो? अबे मैं मुसलमान नहीं हूँ, यानी मैं हलाल खोर हूँ तो मुसलमान नहीं हूँ, और सैयद साहब है तो मुसलमान है। मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था के साथ छुआछूत भी मौजूद है। प्रशांत के त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली, फाहिमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में एक लेख लिखा, डज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट अमॉन्ग मुस्लिम्स, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7,000 से ज़्यादा घरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि मुस्लिम समाज में छुआछूत मौजूद है। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर मुसलमान एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दलित मुसलमानों को महसूस होता है कि मुख्य मस्जिद में उनसे भेदभाव होता है। कम से कम 1/3 लोगों ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के कब्रिस्तानों में अपने मुर्दे नहीं दफनाने दिए जाते। वह या तो उन्हें अलग जगह दफनाते हैं या फिर मुख्य कब्रिस्तान के एक कोने में। दलित मुसलमानों से जब उच्च जाति के हिंदू और मुसलमानों के घरों के अंदर अपने अनुभव साझा करने को कहा गया तो करीब 13% ने कहा कि उन्हें उच्च जाति के मुसलमानों के घरों में अलग बर्तनों में खाना पानी दिया गया। उच्च जाति के हिंदू घरों की तुलना में यह अनुपात करीब 46% है। जिन गैर दलित मुसलमानों से बात की गई उनमें से करीब 27% की आबादी में कोई दलित मुसलमान परिवार नहीं रहता था। दलित मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें गैर दलितों की ओर से शादियों की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता। यह संभवतः उनके सामाजिक रूप से अलग थलग रखे जाने के इतिहास की वजह से है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में सामाजिक संरचना भिन्न हो सकती है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार के मामले में हर जगह दलित मुसलमान ही हाशिए पर नजर आते हैं।
पसमानदा जातियों ने कई बार अपना अशराफीकरण करने की कोशिश की, लेकिन इससे उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली। सीधे शब्दों में कहें तो पसमानदा मुसलमान पिछड़े, शूद्र और दलित अतिशूद्र हैं, जिन्होंने खुद को जातिगत अत्याचारों से मुक्त करने के लिए सदियों पहले इस्लाम अपनाया था, लेकिन धर्म परिवर्तन ने उन्हें जातिगत भेदभाव और भौतिक अभाव से मुक्त नहीं किया। मंडल आयोग द्वारा पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने से मुसलमानों के भीतर चल रहे जातिगत अंतर्विरोधों को एक नया आयाम मिला। इससे जाति से जमात की ओर जाने की बात समझ में आने लगी। जब प्रथम पसमानदा आंदोलन जमीयतुल मोमिनीन मोमिन कॉन्फ्रेंस अपने मरणासन्न स्थिति में था, उसी समय महाराष्ट्र से पसमानदा आंदोलन को एक नया नेतृत्व शब्बीर अंसारी के रूप में मिला। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन बनाकर पसमानदा समाज की उम्मीद को आगे बढ़ाया और मंडल कमीशन को लागू करवाने की मुहिम में पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व किया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी महाराष्ट्र में ओबीसी की लिस्ट में अधिकतर पसमानदा जातियों को शामिल नहीं किया गया था। अंसारी जी ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की, पूरे देश में जगह जगह सम्मेलन और धरना प्रदर्शन आयोजित किए। इस कार्य में उनके दो बड़े सहयोगी रहे, विलास सोनवाने और फिल्म स्टार दिलीप कुमार। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार पसमानदा की लगभग सभी जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र के बीड जिले के इकबाल पेंटर, आयु लगभग 90 वर्ष, अपने संगठन मुस्लिम भट्ट के विमुक्त जाति जमाती द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। पसमानदा आदिवासी जनजातियों के उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी किताब न्याय प्रतीक्षित मुस्लिम अनुसूचित जाति जमाती भट्ट के विमुक्त समाज 2015 उस क्षेत्र के पसमानदा जातियों पर एक मजबूत दस्तावेज है, जिसमें लगभग 70 से 80 पसमानदा, ओबीसी, एससी, एसटी जातियों की चर्चा है। असम के बराक घाटी के फैयाजुद्दीन अहमद 1929-1991 ने क्षेत्र विशेष की पसमानदा जातियों को संगठित कर 1960 में निखिल कच्छार मुस्लिम फिशरमैन फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की और उनके उत्थान की लड़ाई लड़ी। इस कारण अशराफ उलेमा ने उन पर फतवा लगाकर उन्हें और उनके परिवार को समाज से 2 वर्षों के लिए बहिष्कृत कर दिया। लगातार 2 वर्षों तक गरीबी और लाचारी से लड़ते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए पसमानदा समाज की लड़ाई लड़ी। उन्होंने गांव में एक स्कूल खोला और स्वयं अध्यापक का काम किया। बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई ज्यादा मुखर हुई। डॉक्टर एजाज अली ने 1944 में बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा की स्थापना की। यहीं से दलित मुसलमान शब्द चर्चा में आया और अनुच्छेद 341 पर चर्चा शुरू हुई। डॉक्टर एजाज अली ने दलित मुसलमानों के आरक्षण पर कई आंदोलन किए। बाद में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा रखा। पत्रकार अली अनवर की किताब मसावात की जंग प्रकाशित हुई, जो पसमानदा आंदोलन के लिए एक मजबूत दस्तावेज साबित हुई। अली अनवर ने पसमानदा आवाज नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना की, जो बाद में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज कहलाया। 1918 में मतभेदों की वजह से अली अनवर ने अलग संगठन पसमानदा मुस्लिम महाज बनाया। मौलाना मसूद आलम फलाही की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान 2007 ने इस्लाम में जातिवाद के धार्मिक पृष्ठभूमि को उजागर किया और पसमानदा समाज में लोकप्रिय हुई। देश में पसमानदा के कई सामाजिक संगठन सक्रिय हैं। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर एम इकबाल ने पिछले 30 वर्षों से कम्युनिस्ट, बहुजन और पसमानदा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनो पुस्तिका लिखी और पसमानदा मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष रहे। बिहार के दरभंगा निवासी डॉक्टर अय्यूब राइन पसमानदा विमर्श को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। उनकी पुस्तक दलित मुसलमान भाग 1 और 2 और पमारिया पसमानदा दलित जातियों पर आधारित हैं। डॉक्टर एजाज अली की यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, शब्बीर अंसारी की ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन और अली अनवर की ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज अभी भी सक्रिय हैं। इस प्रकार
पसमानदा आंदोलन ने कई संगठनों के माध्यम से अपने अधिकारों और पहचान की लड़ाई को जारी रखा है। इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पैगंबर हजरत मोहम्मद ने आखिरी खुतबे में ऊंच नीच, जात पात और फिरका परस्ती से दूर रहने का संदेश दिया था, लेकिन उनके बाद धर्म के ठेकेदारों ने समाज को अशराफ, ऊंची जातियां, अजलाफ, पिछड़ी जातियां और अर्जाल, अति पिछड़ी जातियां में बांट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पसमानदा मुसलमान धर्म के बनाए धार्मिक जाल में फंसते चले गए। आज भारत में पसमानदा मुसलमान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर व्यापार तक वे कहीं भी स्थापित नहीं हो पाए हैं। सामाजिक स्तर पर जातिगत व्यवस्था के कारण उनका शोषण होता रहा है। उच्च जाति के मुसलमान अपनी जाति में विवाह और कब्रिस्तान की अलग व्यवस्था बनाए हुए हैं। शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, नशाखोरी, कुपोषण और अन्य सामाजिक बुराइयां पसमानदा मुसलमानों में व्याप्त हैं। पसमानदा मुसलमानों की समस्याएं, सरकारी और सामाजिक योजनाओं की कमी, पसमानदा मुसलमानों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार या सामाजिक संगठनों द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम या योजना नहीं चलाई जाती। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। रोजगार साधनों में सहायता की कमी, पसमानदा मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले रोजगार के साधनों के लिए सरकार द्वारा कोई अलग से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बड़ा अवरोध है। ग्रामीण स्तर पर सुविधाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। इस कमी के कारण पसमानदा मुसलमानों को आवश्यक सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। सस्ती ब्याज आरण की अनुपलब्धता, बैंकों द्वारा सस्ती ब्याज पर आरण उपलब्ध नहीं कराया जाता। यह समस्या विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने में अक्षम साबित होती है। सामुदायिक विकास की योजनाओं की कमी, पसमानदा मुसलमानों के लिए केंद्रित सामुदायिक विकास की कोई प्रभावशाली योजना या परियोजना सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती। यह उनके सामाजिक उत्थान में एक बड़ी बाधा है। उच्च शिक्षा में आरक्षण की कमी, पसमानदा मुसलमानों को उच्च शिक्षा में हिंदू दलित की तरह आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमानता बनी रहती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, राजनीतिक दलों द्वारा पसमानदा बाहुल्य क्षेत्रों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया जाता। इससे उनकी राजनीतिक आवाज को दबाया जाता है। प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में आरक्षण की कमी, प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में पसमानदा मुसलमानों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह उन्हें समान अवसरों से वंचित करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक अवसरों की कमी, सांस्कृतिक, कला और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पसमानदा मुसलमानों को उचित अवसर नहीं मिलते। इस कमी से उनके सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को भी सीमित किया जाता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की कमी, सरकारी नौकरियों में पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह उनके रोजगार के अवसरों को सीमित करता है। मुख्य कारण, पसमानदा मुसलमानों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा, बेरोजगारी और अज्ञानता के साथ साथ उनका दलित मलिन स्वभाव है। सामाजिक वातावरण ने उन्हें नेतृत्व क्षमता विकसित नहीं होने दी। पसमानदा मुसलमानों का जातीय विभाजन उनके पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। राजनीतिक चेतना की शून्यता ने भी उन्हें नेतृत्व क्षमता से वंचित रखा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रयासों से पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। यह संगठन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। इसका काम राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक और नगर स्तर पर पदाधिकारियों का गठन कर पसमानदा हितों की रक्षा करना है। संगठन समय समय पर वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित करता है। वर्तमान में संगठन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात समेत 13 राज्यों में कार्यरत है। मुख्य कार्य संगठन का मुख्य कार्य पसमानदा मुसलमानों को उनके संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक चेतना
और सामूहिक एकता के लाभों के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। संगठन समय समय पर अपने पसमानदा नायकों जैसे डॉ. APJ अब्दुल कलाम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी, बतख मियां अंसारी, वीर अब्दुल हमीद आदि की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि वर्तमान पसमानदा समाज को प्रेरित किया जा सके। संगठन पसमानदा हित और अहित की घटनाओं का विश्लेषण कर उन्हें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीमीडिया के माध्यम से प्रचारित करता है और सरकार से पसमानदा हितों के पक्ष में पैरवी करता है। स्थानीय स्तर पर पसमानदा विरोधी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर संगठन लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय को सूचित करता है, जहां से हर संभव प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक मदद का प्रयास किया जाता है। कार्य योजना संगठन की कार्य योजनाओं में अनुच्छेद 341 के पैरा 3 के विरोध में आंदोलन, शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, नेतृत्व क्षमता का विकास, कुरीतियों और समस्याओं का समाधान और रूढ़िवादी धार्मिक विचारधारा से मुक्ति शामिल है। सरकार से मांग संगठन ने सरकार से अनुच्छेद 341 के पैरा 3 में पसमानदा प्रतिनिधित्व, मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम का पुनः संचालन, सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं में आरक्षण और चुनावी राजनीति में पसमानदा बाहुल्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। संगठन का प्रभाव: संगठन ने पसमानदा मुसलमानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर संगठन ने जागरूकता और नेतृत्व क्षमता विकसित की है। अपना फैसला, अपना सम्मान, 85% पसमानदा की अब यह पहचान को चरितार्थ करने की भावना संगठन ने उत्पन्न की है। संगठन द्वारा आयोजित पसमानदा जागरूकता सम्मेलनों ने पसमानदा मुसलमानों के बीच संगठन को गंभीर मान्यता प्रदान की है। देश के पसमानदा शिक्षाविद, अधिवक्ता, प्रवक्ता, बुद्धिजीवी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संगठन की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। संगठन के कुशल नेतृत्व और रणनीति ने पसमानदा मुसलमानों को एक अलग गौरवशाली पहचान दी है। अब हम आपको एक ऐसे YouTube चैनल के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के पसमानदा मुस्लिम समुदाय की आवाज बनकर उभरा है। पसमानदा डेमोक्रेसी। पसमानदा डेमोक्रेसी एक गैर लाभकारी YouTube चैनल है जो पूरी तरह से पसमानदा आंदोलन को समर्पित है। यह चैनल पसमानदा मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाने और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का एक अनूठा प्रयास है। अब तक भारत में मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करते समय मुख्यतः अशराफ वर्ग के मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता रहा है। बाबरी मस्जिद, उर्दू भाषा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे विषय ही मुख्य रूप से चर्चा का विषय बने रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भावनात्मक राजनीति में पसमानदा समुदाय के मुद्दे कहीं खो जाते हैं? पसमानदा समुदाय, जिसमें अधिकांशतः कारीगर और मजदूर शामिल हैं, की समस्याओं और चुनौतियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मुख्यधारा की मुस्लिम संस्कृति में कव्वाली, गज़ल और दास्तान गोई को तो महत्व दिया जाता है, लेकिन बक्खों के गीत, पमारियाँ का नाच, नटों का आलाह गान, जुलाहों का करघा या मीर शिकार के किस्सों का जिक्र शायद ही कभी होता है। इसी तरह जब मुस्लिम नेताओं और प्रसिद्ध हस्तियों की बात आती है तो अशराफ वर्ग के लोगों जैसे अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान या अल्लामा इकबाल का नाम तो सुनने को मिलता है, लेकिन पसमानदा वर्ग के महान व्यक्तित्वों जैसे अब्दुल कयूम अंसारी, वीर अब्दुल हमीद या मौलाना अतीकुर रहमान आरवी मंसूरी का जिक्र बहुत कम होता है। पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल इसी सोच को बदलने का एक साहसिक प्रयास है। यह चैनल साक्षात्कार, चर्चाएं और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से शिक्षा, सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। लाइव स्ट्रीम सत्रों के दौरान
दर्शक सीधे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे एक सक्रिय संवाद स्थापित होता है। इस चैनल पर पसमांदा समाज की विभिन्न जातियों पर ग्राउंड रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री भी उपलब्ध हैं। अब तक चैनल ने लगभग 7,500 सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं और लगभग 850 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं। कुल मिलाकर 1200 घंटे से अधिक का कंटेंट इस चैनल पर मौजूद है। पसमांदा डेमोक्रेसी का मुख्य लक्ष्य भारत के पसमांदा मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां उनकी समस्याओं, आकांक्षाओं और उपलब्धियों को उचित स्थान मिल सके। यह चैनल समुदाय के सशक्तिकरण और जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। pasmandaDemocracy.com वेबसाइट ने अपने लेखों के माध्यम से अकादमिक जगत में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। यह मंच पसमांदा समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा लिखे गए लेखों को प्रकाशित करता है, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते और पढ़ाते हैं। इन लेखों के माध्यम से पसमांदा आंदोलन और पसमांदा समाज के बारे में सूक्ष्म स्तर पर जानकारी उपलब्ध होती है। वेबसाइट का उद्देश्य पसमांदा मुस्लिम समाज को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह मंच पसमांदा समाज को लोकतांत्रिक प्रणाली में सहभागी बनाने और उन्हें संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह मंच पसमांदा समाज की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सोच और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मंच पसमांदा बुद्धिजीवियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है और पसमांदा समाज की जागरूकता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के भीतर सामाजिक न्याय की बात की। दिल्ली और हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा से अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंचने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमांदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसकी देश में कभी चर्चा नहीं हुई। उनकी आवाज सुनने को भी कोई तैयार नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि जो पसमांदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने मोची, भटियारा, जोगी, मदारी, जुलाहा, तेजा, लहरी, हल्दर जैसी पसमांदा जातियों का जिक्र करते हुए कहा कि इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है जिसका नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात की। पसमांदा चिंताओं को संबोधित करने में गैर भाजपा दलों की विफलता ने भाजपा को इस शून्य को भरने का अवसर प्रदान किया है। यह मुस्लिम समुदाय के भीतर विविधता की समाजशास्त्रीय समझ और पसमांदा राजनीति का जवाब देने में राजनीतिक औचित्य दोनों को प्रदर्शित करता है। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत की मुस्लिम राजनीति में धार्मिक मुद्दों की जगह सामाजिक आर्थिक मुद्दों की ओर पसमांदा मुसलमानों के बढ़ते रुझानों के रूप में देखा जा सकता है। अब पसमांदा आंदोलन पसमांदा समाज के रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, प्रतिनिधित्व और दलित मुसलमानों के आरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पसमांदा आंदोलन भारत की विविधता और एकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह आंदोलन हमारे राष्ट्र की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है, जहां हर समुदाय की आवाज सुनी जाती है और उसे सम्मान दिया जाता है। पसमांदा समुदाय की उन्नति भारत के समग्र विकास का एक अभिन्न अंग है। जब हमारे देश का हर वर्ग प्रगति करेगा, तभी हम एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। इस दृष्टि से पसमांदा आंदोलन राष्ट्रीय एकता और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में पसमांदा समुदाय का योगदान अतुलनीय है। उनकी कला, शिल्प और परंपराएं हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। इस समुदाय का सशक्तिकरण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए लाभदायक होगा।
पसमानदा आंदोलन का भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह आंदोलन सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी मजबूत करता है। यह हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करने का एक प्रयास है। अंत में यह कहना उचित होगा कि पसमानदा आंदोलन भारत की विविधता में एकता का एक जीवंत उदाहरण है। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि हमारी शक्ति हमारी विविधता में निहित है और जब हम सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं तभी हम एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिले, जहां हर समुदाय की आवाज सुनी जाए और जहां विविधता को एक शक्ति के रूप में देखा जाए। यही सच्चे अर्थों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र होगा। जय पसमानदा, जय हिंद, जय भारत।